Good morning, students. In previous video, we discussed about leaching of bauxite, leaching of noble metals like silver and gold. और वहां पे हमने ये जाना कि कैसे एक रिएजेंट एक ओर को सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देता है। चलिए इस रिएजेंट से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वा रीजिया या इन एक्वा रीजिया गोल्ड डिसॉल्व्स बट नॉट सिल्वर, व्हाई? देखो बिल्कुल लीचिंग जैसी टेक्निक है। यहां पर ये जो एक्वा रीजिया है ये गोल्ड के लिए उस डिसॉल्विंग रिएजेंट का काम कर रहा है। कैसे काम करता है आओ देखते हैं। आप सब जानते हो एक्वा रीजिया का फॉर्मूला होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, यानी एक्वा रीजिया को बनाने में 3 मॉलिक्यूल्स हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज करते हैं और एक मॉलिक्यूल होता है बेटा किसका, नाइट्रिक एसिड का। अब जब हम गोल्ड या सिल्वर को एक्वा रीजिया में डिसॉल्व करते हैं, हम इसको हीट देते हैं, हीट देते ही बेटा ये डिकम्पोज होता है, डिसोसिएट होता है 3 अलग अलग पार्ट में। एक बनता है बेटा नाइट्रोसिल क्लोराइड, दैट इज NaCl, ठीक है। साथ में बनता है बेटा इसमें वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ऑलरेडी बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। और नेसेंट क्लोरीन बेटा यहां बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। नेसेंट क्लोरीन मतलब अभी अभी बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्लोरीन, जो कि अभी भी एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो नहीं गया, उसका मतलब होता है नेसेंट क्लोरीन। क्लियर हो गया? अब बेटा जैसे ही हम एक गोल्ड की रिएक्शन इस एक्वा रीजिया से कराते हैं, एक्वा रीजिया डिसोसिएट हो चुका है इन 3 पार्ट्स में, तो यहां ये जो गोल्ड आप देख रहे हो, ये गोल्ड बेटा उस नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज AuCl3, ठीक है। इसको भी आप बैलेंस कर लीजिए, क्लियर है, AuCl3 बन गया। अब यहां जो AuCl3 बना बेटा, ये बचे हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर एक्वा रीजिया में HCl बच गया होगा, डिकम्पोजिशन से बचा हुआ जो पार्ट होगा HCl का, उस HCl के साथ ये AuCl3 रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है बेटा, दैट इज HAuCl4। इसका नाम होता है बेटा क्लोरोऑरिक एसिड, हाइपोक्लोरोऑरिक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। और ये जो क्लोरोऑरिक एसिड है बेटा, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्लोरोऑरिक एसिड इज वाटर सॉल्युबल, समझिएगा इस बात को, ठीक है। क्लोरोऑरिक एसिड इज वाटर सॉल्युबल, और इसी वजह से बेटा जो गोल्ड होता है ये एक्वा रीजिया में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर बेटा हम सिल्वर की बात करें, सेम इक्वेशन होगी, एक बार फिर से नेसेंट क्लोरीन बनेगा, लेकिन इस बार हम रिएक्शन किसकी करवाने वाले हैं, सिल्वर की करवाने वाले हैं। ये सिल्वर बेटा उस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाएगा, दैट इज AgCl, और आप सभी जानते हो AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है, और उस प्रेसिपिटेट बनने की वजह से ये सिल्वर सॉल्युबल नहीं हुआ एक्वा रीजिया में। तो देखिए आप सिंपल सी बात सोचिए कि गोल्ड और सिल्वर दोनों नोबल मेटल हैं, इवन सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड, उसके बाद भी एक्वा रीजिया में गोल्ड डिसॉल्व हो गया, सिल्वर डिसॉल्व नहीं हुआ। केवल वजह क्या था, रिएजेंट। ये जो रिएजेंट है एक्वा रीजिया, ये गोल्ड के लिए तो सॉल्युबल एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन सिल्वर के लिए ये एक डिसॉल्विंग एजेंट जैसा बिहेवियर नहीं कर पाता। इसका मतलब ये इसके लिए सही रिएजेंट नहीं है डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको लीचिंग मेरे हिसाब से भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए कि क्लोरोऑरिक एसिड बनने की वजह से गोल्ड इज डिसॉल्व्ड इनटू एक्वा रीजिया सॉल्यूशन इजीली बट नॉट सिल्वर, ठीक है बेटा। इसके बाद आज का जो हम मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज के वीडियो में, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। बेटा आपने कंसंट्रेशन कर दिया, लीचिंग कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो आपके पास ओर है वो टोटली केमिकल रिएक्शन के लिए रेडी है। अब उसकी केमिकल रिएक्शन करवाई जा सकती है। जो भी इम्प्योरिटी, जो भी अर्दी वेस्ट उसमें अभी तक थे, जिनकी वजह से वो केमिकली रिएक्टिव नहीं था, वो अब नहीं रहे, मतलब उसका वो वाला पार्ट आपको मिल चुका है जो कि केमिकली रिएक्टिव है। और इसीलिए बेटा हम अब जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल को बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने यहां एक वर्ड यूज किया है, दैट इज क्रूड। मैंने प्योर मेटल नहीं लिखा है, मैंने क्रूड मेटल लिखा है। तो दिस व्हाट डज
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रूड हियर? बेटा अभी भी जो आपको मेटल मिलेगा, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप अप्लाई करने वाले हो, उसके बाद भी आपको जो मेटल मिलेगा वो 100% प्योर नहीं होगा। अभी भी उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी बेटा, जिनको हम प्यूरिफिकेशन मेथड में जाके अलग करेंगे और प्योर मेटल गेन करेंगे। तो यहां से बेटा जो हम एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं वो एक ऐसे मेटल का करने वाले हैं जो कहने को मेटल तो है बट स्टिल इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ इंप्योरिटीज, दैट्स व्हाई इट इज क्रूड मेटल। क्लियर हो गई बात? जब भी बेटा हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी प्योर ओर आया है, चाहे वो बात कर रहे हो आप बेटा बॉक्साइट की, चाहे आप बात कर रहे हो हेमेटाइट की, चाहे आप बात कर रहे हो कॉपर के ग्लांस की, ठीक है, Cu2s की, चाहे आप कॉपर पायराइटीज की बात कर रहे हो, हर किसी में बेटा अभी कोई ना कोई नॉन मेटालिक पार्ट है। इसका मतलब हर एक मेटल बेटा यहां पर अपने किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और मैं बोलूंगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हर एक मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर बेटा मैं इससे प्योर मेटल बनाने वाला हूं, जैसे Al2O3 से अगर मैं एल्यूमिनियम बनाना चाहता हूं, Fe2O3 से बेटा अगर मैं Fe बनाना चाहता हूं, तो मुझे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को जीरो करना पड़ेगा। जब तक बेटा ये कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है तब तक ये प्योर फॉर्म में नहीं है, इसके पास कोई ना कोई अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा कि हमें इस मेटल को इसके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना है, मतलब कि सीधी सीधी सी बात रेड्यूस करना है। क्लियर है सभी को? ये बातें क्लियर हो गई आपको? इसको हमें रेड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अब जब इसको हम बेटा रेड्यूस करने वाले हैं तो रिडक्शन के पीछे कुछ कंसेप्ट्स काम आते हैं बेटा, जैसे फर्स्ट नंबर का कंसेप्ट समझना मेरी बात को, इन सब्सटेंसेस का गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। कंडीशन नंबर 2 लैटिस एंथैल्पी, और कंडीशन नंबर 3 बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये तीनों चीजें बेटा बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाली है। मेरे कहने का मतलब समझना कि हर वो सब्सटेंस बेटा जिसके गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हाई है, जिस सब्सटेंस के गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हाई है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सेम अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो उसको रिएक्शन करवाना, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो गया। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बेटा वाटर पार्टिकल अगर उसके अंदर अटैच्ड हैं तो भी बेटा उसका डायरेक्ट रिडक्शन करवाना बहुत मुश्किल काम है। तो हर एक ओर जिनके केस में ये तीन चीजें बेटा हाई होंगी, उनको हम डायरेक्टली रिड्यूस करके प्योर मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस बात को समझिएगा, जिन भी ओर के केस में इन तीन चीजों की वैल्यू हाई होगी, उनको हम डायरेक्ट रिड्यूस करके प्योर मेटल नहीं बना सकते। क्लियर हो गया सभी को? अब मेरी बात को समझना, जैसे मान लो बेटा आपके पास Cu2s है, क्लियर है। अब इस Cu2s की जो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है वो काफी हाई है। यहां तक कि अगर हमारे पास Cu2O होता, कॉपर ग्लांस ना होके हमारे पास कॉपर ऑक्साइड होता, तो उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू लो होती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि Cu2s के कंपैरिजन में Cu2O को रिड्यूस करके प्योर कॉपर बनाना ज्यादा आसान है। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल समझो, अगर मान लो बेटा आपके पास Al2O3 है एल्यूमिनियम, और दूसरा कंपाउंड आपके पास है Al2O3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मतलब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। इसको भी रिड्यूस करके आपको एल्यूमिनियम बनाना है, इसको भी रिड्यूस करके एल्यूमिनियम बनाना है। तो जो आप ये ऊपर वाला Al2O3 प्योर वाला देख रहे हो, इससे ऑक्सीजन को रिमूव करके एल्यूमिनियम को रिड्यूस करवाना, एल्यूमिनियम बनाना इज मोर इजी एज कंपेयर टू दिस वन। यहां अगर X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वाले Al2O3 की बात करो बेटा, तो इसको रिड्यूस करवाना इसके कंपैरिजन में मुश्किल होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर बेटा एक मेटल अपने ऑक्साइड फॉर्म में हो या प्योर फॉर्म में हो तो उसको रिड्यूस करना आसान है, बजाय कि वो और सल्फाइड फॉर्म में हो या कार्बोनेट फॉर्म में हो। क्लियर हो गया? एक सिंपल सा क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन के थ्रू आप इसको समझो। जैसे ZnCO3 बेटा ये क्या होता है? कैलामाइन। अब एक और आपके पास ZnCO3 है और दूसरा कंपाउंड आपके पास जिंक ऑक्साइड है Zn। आपसे पूछा जाए विच वन इज मोर इजी टू रिड्यूस, तो आपका आंसर क्या होगा? Zn।
क्यों? क्योंकि ZnCO3 के अंदर दो कांसेप्ट हो गए, एक तो बेटा इसकी क्रिस्टल एंथैल्पी की वैल्यू हाई होने वाली है और दूसरा इसका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी हाई रहेगा। उस वजह से बेटा ZnCO3 से कार्बोनेट को बाहर निकालना मुश्किल है, बजाय कि ZnO से ऑक्सीजन को बाहर निकालना। क्लियर हो गया सभी को? अच्छे से समझ में आ गया? तो मेन चीज हमने क्या सीखा है बेटा यहां तक अभी कि a metal oxide can be easily reduced to give metal as compared to metal sulfide or metal carbonates. I repeat again, a metal oxide is easy to reduce to give pure metal as compared to its metal sulfide or metal carbonates. क्लियर हो गया? इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।